फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इस न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो x है वो पर्टिकुलर एलिमेंट या न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो a है वो एटॉमिक मास नंबर या न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी न्यूक्लियस क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर जेड को रिप्रेजेंट करता है। सेम उसी तरह फैशन में, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है, कोई भी जो न्यूक्लियस होता है ये क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहले इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनकी जो ऑर्बिट होती है उसके चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो एटॉमिक मास नंबर से उसके जो हमारा प्रोटॉन्स नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेगा। फिर ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है, अगर हमारे पास Z1 X1 A1 एंड Z2 X2 A2 दो न्यूक्लियस है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों में कौन सा आइसोटोप्स है, कौन सा आइसोबार्स है, कौन सा आइसोटोप्स? क्योंकि बार बार बोलेंगे दो आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप्स का मतलब समझ में आना चाहिए ना। तो अगर उन दोनों न्यूक्लियस में Z1 बराबर किसके हो जाए? Z2, यानी कि एटॉमिक नंबर दोनों का क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे 1H1 1H2, 1H1 एंड 1H2, तो 1 क्या है? एटॉमिक नंबर है ना। जैसे 1H1 एंड 1H2, तो एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? सेम आ रहा है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। किसके? जैसे बोलते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। समझ गए? इसी तरह अगर A1 बराबर A2 हो, यानी कि उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो दोनों क्या हो? इक्वल हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स कहलाएंगे। अगर N1 बराबर N2 हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स कहलाएंगे। अगर Z1 N2 के बराबर हो, N2 Z1 के बराबर हो, या N प्लस Z1 हो, तो वो दोनों जो न्यूक्लियस है एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। किस खाले में? सेंटेड न्यूज में हो? रेडियो में। कौन पढ़ाता है ये पेपर? ये सब देख क्लास वाला चलती कि नहीं? चलती है लेकिन करते नहीं है, क्योंकि सर कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो 6 लोग आते हैं पढ़ाने 6 दिन, 6 लोग आते हैं 6 दिन और पूरा चला देते हैं। कॉलेज नहीं जाते हैं, केवल प्रैक्टिकल किए जाते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कहाँ पढ़े थे फिजिक्स? सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर
समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है कि अलग? तो यहाँ पढ़ रहे हो तो हमारा मेन मोटो होता है कि कुछ यहाँ पर समझो चीज़ों को, फिजिक्स समझो, नहीं तो फिर नहीं तो क्या होता है। देखो पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक तो प्लस पॉइंट ऑफ दो कैटेगरी में डिवाइड भी करना चाहिए अपनी पढ़ाई को, कि एक तो पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आना चाहिए, तब ना कहीं अपनी बातों को स्टैंड कर सकते हो। जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो अपनी बात कहीं रख ही नहीं सकते हो। दूसरा, जो चीज़ पढ़े हो उसी का सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए, ताकि जब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा तो उसको वहाँ रिप्रेजेंट भी तो करना है। और हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज हो और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी ना कर पाएँ तब भी हमारी नॉलेज बहुत सही नहीं है। और हमारे पास बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर लें और कहीं कभी से इंटरेक्शन हो और हमारी नॉलेज फिर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि हमको अपना एकेडमिक भी स्ट्रांग करना है और किसी से इंटरेक्शन भी, इंटरव्यू में भी शामिल होना है। तो हमारा दोनों सिनेरियो हमारे पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमको इसलिए यहाँ पर देखो बहुत बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किए हैं कि न्यूक्लियस की साइज़ का एस्टिमेशन किए हैं सबसे पहले, उसके बाद न्यूक्लियस का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे एक एक चीज़ को समझना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाए तो कैसे नहीं, क्योंकि बार बार न्यूक्लियस में तो तुमको यही दिखेगा, जेड दिखेगा, ए दिखेगा, लेकिन बिना एन के भी तो काम नहीं चलेगा ना, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चलो हम लोग कई सारी प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियस की, सिंगल एक एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते हैं और उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें लिखो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, some important properties of nucleus are given below। पहला है एटॉमिक मास, पहला है एटॉमिक मास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी एटॉमिक मास होता है किसी भी न्यूक्लियस का, तो जानते हो कि जब न्यूक्लियस के एटॉमिक मास की बात करेगा तो उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो यानी कि जब भी न्यूक्लियस के एटॉमिक मास की बात करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में पिक्चर क्लिक हो जाना चाहिए कि यानी कि उसके अंदर जो इंक्लूड है प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन के मास को इंक्लूड करके ही हमारी बात करेगा। और एक चीज़ और बताए थे तुम लोगों को, नोट किए होंगे कि जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसकी वैल्यूज भी कभी कभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है अगर वो इवन है, ध्यान देते थे ना कि अगर एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, इवन है, तो उसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2a के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, 2 यानी 2z के बराबर हो जाता है। सेकंड टाइप उसकी a वैल्यू 2z के बराबर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइट न्यूक्लियाई के केस में होता है ऐसा। ठीक है, दूसरा अगर किसी भी न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड है तो उसका जो a की वैल्यू है वो हम लोग 2.5z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। और ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमको बाय द वे किसी भी न्यूक्लियस की a वैल्यू यानी एटॉमिक मास नंबर नहीं पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो उस एटॉमिक नंबर के बेसिस पर भी हम लोग लाइट और हैवी न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक मास नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी एटॉमिक मास नंबर है इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M में बराबर होता है ZMP प्लस NMN, ZMP प्लस MMN, जहाँ पर Z ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करता है,
ये Mp जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है। ये जो N है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है। ये जो Man है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस की एक और यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि अगर ये सारा कोई भी न्यूक्लियस देख के, कैसे हमारे पास कोई न्यूक्लियस है ZXA, तो अगर हम इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता होती है, किसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास कितना है, ये ऑलरेडी हमको पता होता है। और न्यूक्लियस से तुम Z और N की वैल्यू ऑटोमेटिकली पता कर सकते हो। न्यूक्लियस से देख के Z और N की वैल्यू ऑटोमेटिकली तुम पता कर सकते हो। तो अगर इन सब दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना कि न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास होता है उसकी जो यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं उसको एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं AMU, लेकिन यहाँ पर AMU ना लिख के हम लोग उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस म्यू की वैल्यूज को 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होती है, या उसी को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 931.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। तो हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास को तो हमेशा किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। जब उसको एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उसको हम 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में। क्योंकि मास पता है तो एनर्जी में हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो वनली मास की बात कर रहे हैं, और जो भी न्यूक्लियस का मास होता है वो अपने अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास इंक्लूड किए होता है। और उसमें अगर लाइट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो लाइट एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव जो हमारा एटॉमिक मास नंबर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2Z के होता है, और हैवी न्यूक्लियाई में जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.5Z के रिस्पेक्टिव होता है। और यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यूज ZMP + NMN के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, जहाँ पर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, MP मास ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, MN मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट। ये हमारी न्यूक्लियस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेना एटॉमिक मास, इसमें लिखना एन एटॉमिक मास ऑलवेज, an atomic mass always includes the masses of its Z electrons comma atomic masses क्या लिखे हो, an atomic mass always includes the masses of its ऐसे लिखो, masses of its protons and neutrons, Z electrons हटा दो, masses of its protons and neutrons, protons and neutrons, full stop. Atomic masses are expressed in mass unit, और ब्रैकेट में लिख देना म्यू, ब्रैकेट में लिख देना इन्वर्टेड कॉमा में म्यू, where 1 mu is equal to 1.66054 into 10 to the power minus 27 kilogram, where 1 mu is equal to 1.66054 into 10 to the power minus 27 kilogram, or
1 म्यू बराबर 931.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी के फॉर्म में लिखना रहता है तो इस फॉर्म में वैल्यूज होती है, और मास 1.0066054 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, चलो इसके बाद लिखना कि पैराग्राफ चेंज करके, इट वाज फाउंड दैट for light elements, comma, the mass number capital A is nearly equal to 2Z, while for heavier elements, comma, it is nearly equal to 2.5Z। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से, so the total nuclear mass कैपिटल M, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल M, इज गिवन बाय, तो ये लिख लो। ये सब एरो बना के मत लिखना, बस फार्मूला लिखना। कैपिटल M बराबर ZMP प्लस NMN। ठीक है, लिखो वेयर कैपिटल M बराबर टोटल न्यूक्लियर मास, कैपिटल M बराबर टोटल न्यूक्लियर मास। ठीक है, कैपिटल N बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैपिटल नहीं, उसके बाद Z बराबर, कैपिटल Z बराबर लिखे हो एटॉमिक नंबर, या उसी को स्लाइस करके लिखो, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसी को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या स्लैश एटॉमिक नंबर। स्मॉल mp बराबर मास ऑफ प्रोटॉन, एंड स्मॉल mn बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखो, मास ऑफ प्रोटॉन है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, सब स्पेसिफाइड हो गया। फिर एक नोट करके लिखो, some masses in various unit are given in the following table, ठीक है। एक टेबल बनाओ जिसमें लिखना पार्टिकल, इसमें लिखना मास इन केजी, इसमें लिखना मास इन एटॉमिक मास यूनिट, इसमें लिखना मास इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एक डाटा लिखा दे रहे हैं जहाँ पर हमेशा याद रखना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ठीक है। चलो सीक्वेंस से लिखते रहो, टेबल बना लिए। अब यहाँ वैल्यूज बोल रहे लिखना। प्रोटॉन का मास किलोग्राम में लिखना, प्रोटॉन का मास किलोग्राम में लिखना कितना, 1.676। प्रोटॉन का मास किलोग्राम में लिखना 1.6726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है। प्रोटॉन का मास, एटॉमिक मास यूनिट में लिखना 1.007276। ठीक है। प्रोटॉन का मास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना 938.28। ठीक। सेकंड, न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में लिखना 1.6750 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इसका मास एटॉमिक यूनिट में लिखना 1.008665। ठीक। इसका मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना 939.57। ठीक। इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में लिखना कितना होता है, 9.1095 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में लिखना 5.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना 0.511। हाइड्रोजन एटम का लिखना मास 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इसका एटॉमिक मास यूनिट में लिखना 1.007825। 1.007825। इसका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना 938.91। 938.91। ठीक है। अब जब भी कभी भी न्यूमेरिकल लगाते समय या कहीं भी हमको अपने इन कांस्टेंट्स की वैल्यू पता चले तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं ना कि कहीं अगर तुमको प्रोटॉन ज़्यादा तुमको प्रोटॉन दिक्कत करेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यही तीन तो हर जगह लगभग मिलेंगे ना। तो प्रोटॉन का मास केजी में है तो वहाँ से डाटा मिल जाएगा, एटॉमिक यूनिट में दिया है तो वहाँ से डाटा मिल जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वहाँ से डाटा मिल जाएगा। इसको तुमको याद रखने की ज़रूरत है। ये तुम्हारी पहली प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियस की। तो बहुत बारीकी से बता रहे हैं, और जहाँ जहाँ जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है साथ में वो भी लेके चल रहा है। सेकंड प्रॉपर्टीज है तुम्हारी चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टीज लिख देना चार्ज। तो लिखना द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, the number of protons in a nucleus is equal to the number of electrons in an atom, is equal to the number of electrons in an atom, full stop. Since proton possesses a positive charge ऐसे लिखना, पॉजिटिव चार्ज प्लस ई ईच कामा the total charge on the nucleus
द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बराबर, तो कितना हो जाएगा प्लस ई जब है तो जो कोई भी न्यूक्लियस के पास उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होती है जेड, तो कितना हो जाएगा जेड प्लस जेड ई, ये ना हो जाएगा प्लस जेड ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ना, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सब न्यूमेरिकल में याद आएंगे इसलिए सारा डाटा लिखा दे रहा है। E इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो चार्ज भी पता चल जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टीज है साइज एंड शेप, ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, साइज एंड शेप। साइज कैसे रिप्रेजेंट होता है बताओ, साइज कैसे रिप्रेजेंट होता है जी, न्यूक्लियस की साइज कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रेडियस निकालते हो ना, r बराबर आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, वही ना रिप्रेजेंट करता है कि हमारे न्यूक्लियस की साइज कैसे होगी, रेडियस ही ना डिफाइन करेगा, तो वही से निकालते हैं। लिखो द न्यूक्लियाई हैव the nuclei have different shapes and sizes, different shapes and sizes, full stop. Some are spherical, some are spherical while others are distorted, while others are डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो देखो कभी कभी उस साइज पे डिपेंड करता है, कभी कभी हमको नॉर्मली स्फेरिकल शेप का मिलता है, कभी कभी प्रोबलेट स्प्राइड शेप का मिलता है, कभी कभी ऑबलेट स्प्राइड शेप का मिलता है। ये लिख लो, बना लो। हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखना, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेप, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेप इज गिवन बाय, किससे निकालते हो, r बराबर आर नॉट इंटू ए के पावर 1/3, जहां पर r नॉट की वैल्यू किसके होती है, एक फर्मी के बराबर, और एक फर्मी की वैल्यू किसके बराबर होती है 10 टू द पावर 15 मीटर के, यही ना होती है। आर नॉट की वैल्यू 1 फर्मी के इक्विवेलेंट और एक फर्मी की वैल्यू जो होती है 10 टू द पावर -15 मीटर की। तो क्या क्या निकल गया, मास पता चल गया, चार्ज पता चल गया, और क्या पता चल गया, साइज एंड शेप पता चल गया। फिर उसकी डेंसिटी की बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाल देना डेंसिटी। इसमें लिखना डेंसिटी इज ए डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये ना होता है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, फुल स्टॉप। डेंसिटी इज कॉज्ड फॉर all nuclei and is same through out the nucleus except near the surface, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखना the density of nuclear matter is of the order of 10 to the power 7 kilogram per meter cube, is of the order of 10 to the power 17 kilogram per meter cube। ये फिगर बना लेना, डिस्टेंस फ्रॉम द ठीक है। हो गया, लिखो मैथमेटिकली कामा द न्यूक्लियर वॉल्यूम बराबर। तो हमारा शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना था, पाई आर क्यूब। तो आर यहाँ नहीं है ना, बल्कि कितना पाई आर क्यूब होता है। आर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो, R0 इंटू ए के पावर 1/3 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के केस में आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, R0 इंटू ए के पावर 1/3 होगी ना, तो इसकी जगह पे पाई आर क्यूब लिख सकते हो। लेकिन इसके न्यूक्लियस के लिए बात कर रहे हैं तो नॉर्मली कितना होता है पाई R0 इंटू ए के पावर 1/3 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हो 4/3 पाई R0 क्यूब, और 3/3 कितना हो जाएगा, एंड न्यूक्लियर मास m बराबर a इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, सो न्यूक्लियर डेंसिटी बराबर कितना होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास कितना है a इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम अपान ये कितना है 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और R0 की वैल्यू कितनी होती है 1.5 इंटू 1.5 10 टू द पावर 15 मीटर होती है ना।
तो 10 to the power -15 इंटू 10 to the power -15 इंटू 10 to the power -15 हो गया, इंटू ए, ये ना ए से कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट। जरा इसको वैल्यूज कैलकुलेट कर लो और अप्रॉक्सीमेटली इसका पावर कैलकुलेट करोगे, वो 10 to the power 17 के ऑर्डर का आना चाहिए, यही ना होता है। जरा कैलकुलेट करो। समझ रहे हो? -15 होता ना, देखो R0 की वैल्यू एक फर्मी के बराबर होती है ना, एक फर्मी की वैल्यू कितने बराबर होती है? 10 to the power -15 मीटर के। बेसिकली पावर की तरफ आओ, कैलकुलेट करो। बेसिकली हमको उसके आर्डर से मतलब होता है, तो यहाँ लिखो ना 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आर्डर का होना चाहिए। तो एक करोगे 10 इधर आ जाएगा तो अपने आप 17 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 to the power 17 के आर्डर का आ जाएगा। नेक्स्ट उसके नीचे लिख लेना, कैलकुलेट करके नीचे लिख लेना, दिस क्लियरली शोज दैट the nuclear density independent of the atomic mass of the nucleus, ठीक। कितनी प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी होगी। पांचवा है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये देखो कौन सी स्टैटिक्स को फॉलो करता है, ध्यान देना। पहले तो जानो स्टैटिक्स कितने तरीके की होती है। 3 तरह की स्टैटिक्स तुमको पढ़ना, अभी एटॉमिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। एक होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, एक होता है फर्मी डिराक स्टैटिक्स, एक होता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। ये जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स होता है ये क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए अप्लाइड होता है, क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए अप्लाइड होता है। ये जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स होता है ये फर्मियांस पार्टिकल्स के लिए अप्लाइड होता है। ये जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स होता है ये बोसांस पार्टिकल्स के लिए अप्लाइड होता है। बोसांस पार्टिकल मतलब इंटीग्रल स्पिन, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह की स्पिन हो तो हमारे पार्टिकल कैसे कहलाते हैं? बोसांस पार्टिकल्स कहलाते हैं, यानी इंटीग्रल स्पिन वाले कहलाते हैं। उसके लिए जो स्टैटिक्स फॉलो होती है वो हमारी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स फॉलो होती है। फर्मी डिराक जो हाफ इंटीग्रल स्पिन्स को फॉलो करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? फर्मियांस कहलाते हैं। उनके लिए जो स्टैटिक्स डिफाइंड होती है वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स। और क्लासिकल पार्टिकल में हमारे जो स्टैटिक्स डिफाइन होती है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स होती है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे होते होंगे Fe = 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E-EF/kT, ऐसे पढ़ते होगे ना। जब पिछली बार सेकेंड ईयर में पढ़े होगे इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर वाला, तो उसमें जब डेरिवेशन करते थे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल का निकाले होगे तो वहाँ पर ऐसे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता रहा होगा, आया होगा ना। तो यहीं 1 प्लस कर दोगे तो ये फर्मी डिराक बन जाता था, 1 माइनस कर दो तो बोस-आइंस्टाइन बन जा रहा था, 1 प्लस या 1 माइनस दोनों हटा दो तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स बन जाती है। तो ये एक जगह याद रखोगे तो सिनेरियो हमको समझ में आएगा। तो इन्हीं स्टैटिक्स को हम लोग अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हमारा जो एटॉमिक मास नंबर है वो कैसा है? ऑड है। ध्यान देना, एटॉमिक मास नंबर अगर हमारा कैसा है? ऑड है, तो हमको जो स्टैटिक्स मिलेगी वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स मिलेगी। अगर एटॉमिक मास नंबर हमारा इवन है तो हमको जो स्टैटिक्स मिलेगी वो कौन से मिलेगी? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स मिलेगी। तो हम लोग न्यूक्लियस को देख के
उसके एटॉमिक नंबर को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी स्टैटिक्स कैसी होगी। अगर एटॉमिक मास नंबर जो है वो ऑड है हमारे न्यूक्लियस का, तो उसकी जो स्टैटिक्स वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स होगी। अगर उसकी जो एटॉमिक मास नंबर इवन है तो उसकी जो स्टैटिक्स होगी वो कैसी होगी, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स होगी। तो लिख लो इसमें स्टैटिक्स में, इन न्यूक्लियाई, ऑल न्यूक्लियाई, ऐसे लिखो, ऑल न्यूक्लियाई with odd mass number, with odd mass number, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल A, ओबे, OBEY, ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, FERMI डैश डिराक, DIRAC, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, एंड दोज with even mass number, and those with even mass number, ब्रैकेट में कैपिटल A, ओबे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स। ठीक है, चलो इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारे स्टैटिक्स हो गया ना, इसके बाद और प्रॉपर्टीज जैसे पेरिटी का, फिर न्यूक्लियर स्पिन का, फिर मैग्नेटिक मोमेंट का, फिर क्वाड्रिपोल मोमेंट का, तो लगभग 9-10 प्रॉपर्टीज है। तो इसलिए सारी प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं कि कहीं भी कोई प्रॉपर्टीज आए तो हमको कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, सबका फंडा क्लियर है।